डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 4 का यह हिस्ट्री बुक है और यह है चैप्टर 7। इस चैप्टर का नाम है बीरबाला, सूर्या और परिमला। तो यहाँ पे हिस्ट्री से स्टोरी दिया हुआ है, उस समय क्या घटनाएं घटी थी और उन घटनाओं के बारे में हमें भी जानना चाहिए अपने इतिहास को। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उन सबको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारा देश वैभवशाली तो रहा ही है, साथ ही यह सूरवीरों की खान भी रहा है। भारत की बालाओं ने भी अपनी सूझबूझ से बड़े बड़े आक्रमणकारियों को धूल में मिला दिया था। उनकी गाथा सुनते ही हमारा मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसी ही दो वीर बालाएं थी, सूर्या और परिमला। वे सिंध के राजा दाहिर की पुत्रियां थीं। हम राष्ट्रगान में अपने देश की सीमाओं के नाम लेते हैं: पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। आज हमारे देश की सीमाएं छोटी हो गई। पूरा सिंध तथा पंजाब का आधा भाग और बंगाल प्रांत भारत से अलग हो गया। लगभग 1300 वर्ष पूर्व की घटना है, जब हमारे देश की पश्चिमी सीमाएं गांधार तक फैली थी, जो कि आज का अफगानिस्तान है। गांधार के पश्चिम में बगदाद देश था। बगदाद का राजा खलीफा कहलाता था। खलीफा को गांधार राज्य पर आक्रमण में सफलता नहीं मिली थी। तब उसने 708 ईस्वी में अपने सेनापति बुदेल के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के राजा ने आक्रमणकारी सेनापति बुदेल को मार डाला और खलीफा की सेना हारकर वापस भाग गई। सिंध की हार से खलीफा अपमान का घूंट पीकर रह गया। वह इस हार का बदला लेना चाहता था। उसने फिर आक्रमण करने की ठानी। इस बार मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति बनाया गया। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसकी सेना में 1 लाख पैदल सेना, 6000 घुड़सवार, 3000 ऊँट तथा 5 पत्थर बरसाने वाले तोपखाने थे। उसने देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। कई दिनों तक देवल पर घेरा डाले रहा, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। एक दिन उसको पता चला कि जब तक मंदिर का ध्वज फहराता रहेगा तब तक देवल को कोई हरा नहीं सकता। जिस दिन मंदिर का ध्वज गिर जाएगा उस दिन देवल का सर्वनाश हो जाएगा। फिर क्या था, रात्रि के अंधकार में उसने छल से मंदिर का ध्वज गिरवा दिया। अगले दिन ध्वज गिरने की अफवाह देवल में फैल गई। सैनिकों ने हथियार डाल दिए। देवल पर कासिम का सहज ही अधिकार हो गया। इस तरह का अंधविश्वास लोगों में पहले डाल दिया जाता था और उसी के बदौलत वे उसका आत्मविश्वास बना रहता था या आत्मविश्वास खो जाता था, सिर्फ एक झंडे के बदौलत। देवल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। राजा दाहिर अत्यंत पराक्रमी सम्राट था। उसने अपनी पूरी शक्ति से कासिम की सेना का सामना किया। राजा दाहिर की हाथियों की सेना तो लोहे की दीवार सी लगती थी। राजा दाहिर हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हाथी पर ही राज्य का ध्वज शान से लहरा रहा था। सैनिकों को फहराता हुआ ध्वज प्रेरणा देता रहता था। अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। राजा दाहिर का हाथी पत्थर बरसाने वाली तोप की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। वह चिंघाड़ता हुआ भागा। राजा दाहिर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु हाथी रुका नहीं। हाथी नदी में गिर पड़ा। राजा भी ध्वज सहित नदी में जा गिरा। दाहिर के सैनिक अपने राजा और ध्वज को न देखकर निराश होकर भाग खड़े हुए। राजा दाहिर नदी से निकलकर शीघ्र ही ध्वज लेकर घोड़े पर चढ़कर फिर से नेतृत्व के लिए आया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। सेना बिखर गई थी। जीती हुई बाजी हार में बदल गई। दाहिर ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। राजा दाहिर के बाद वहाँ की रानी और दाहिर की वीर कन्याओं सूर्या और परिमला ने किले में बचे सैनिकों की कमान संभाल ली। रानी ने तो लड़ते लड़ते वीर गति पाई, परंतु सूर्या और परिमला जीवित पकड़ ली गई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी अरोर को बुरी तरह लूटा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने खलीफा को प्रसन्न करने के लिए लूट का बहुत सा कीमती सामान उपहार स्वरूप भेजा। दाहिर की दोनों कन्याओं सूर्या और परिमला को भी खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेज दिया। सैनिकों ने सूर्या और परिमला को खलीफा के सामने उपस्थित किया। खलीफा उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुआ। उन बीरबालाओं ने यहाँ आते आते मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने की योजना बना ली थी। उसी योजना के फलस्वरूप दोनों ने खलीफा से कासिम की शिकायत की कि उसने आपके साथ विश्वासघात किया है। उन दोनों की बात सुनकर खलीफा क्रोध से आग बबूला हो गया। खलीफा ने अपने एक अन्य सेनापति को आदेश दिया कि कासिम को दगा करने की सज़ा में मौत के घाट उतार दो, फिर उसे पशु की खाल में सिलकर मेरे सामने पेश किया जाए। आदेश का पालन हुआ। कासिम को मार डाला गया और पशु की खाल में बगदाद लाया गया। खलीफा कासिम की लाश देखकर हंस पड़ा। सूर्या और परिमला ने भी अपने देश के अपमान का बदला ले लिया।
फिर दोनों हंसते हंसते एक दूसरे को कटार भोंककर देश के लिए उत्सर्ग हो गई। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। ऐसा है हमारा देश और ऐसी थी वे वीरांगनाएं, कैसा अद्भुत था उनका पराक्रम। दक्षिण भारत के राजा राजेंद्र चोल। मोहम्मद बिन कासिम कुत्ते की मौत मारा गया। इसके बाद इसके द्वारा जीते हुए राज्य स्वाधीन हो गया। अनेक राजाओं ने भारत की कीर्ति पताका ऐसी फहराई कि उनकी यश गाथा आज भी अमर है। ऐसे ही एक राजा थे राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत में चोल राजवंश एक अत्यंत प्राचीन महापराक्रमी राज्य माना जाता है। राजा राम प्रथम इस वंश के प्रतापी राजा हुए। उन्होंने राजधानी तंजौर में भगवान बृहदेश्वर शिव का विशाल मंदिर बनवाया। राजा राम प्रथम का पुत्र राजेंद्र चोल पिता के बाद वह राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजेंद्र चोल ने इस देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने दक्षिण भारत में एक विशाल शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। संपूर्ण दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधा। अंडमान निकोबार तथा संपूर्ण लंका को विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। राजेंद्र चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी कारण उसके समुद्र पार के विजय अभियान सर्वाधिक प्रभावशाली हुए। लंका के बाद सुमात्रा, मलाया तथा उसके आसपास के अनेक द्वीपों पर उसने विजय पताका लहराई और इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया। राजेंद्र चोल ने भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में गंगा को पार कर पाल राजा को परास्त किया। गंगा नदी का जल वहां से लाकर चोलों की नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के पास के चोल गंगम तालाब में डाला गया। इस प्रकार राजेंद्र चोल प्रथम ने अद्भुत कीर्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इस चैप्टर का ये लास्ट पेज है। चोल का प्रशासन ग्राम पंचायत पर आधारित था। सभा की बैठकें गांव के मंदिरों और मंडपों में होती थी। ग्राम सभा के कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य गांव के सदाचार को बनाए रखना, मठों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना और देवालय की व्यवस्था थी। प्रतापी राजा राजेंद्र चोल का नाम भारत के इतिहास में गौरव के साथ लिया जाता है। वे 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। हमें अपने ऐसे महापुरुषों पर गर्व है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है और इसका अभ्यास में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में संक्षिप्त क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें और फिर से यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 5 में राजेंद्र चोल प्रथम की कीर्ति ने इस देश का गौरव बढ़ाया। इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो राजेंद्र चोल के बारे में 5 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। आइए मैं आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देता हूँ। यह है चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। देवल मंदिर के विषय में लोगों का क्या विश्वास था? देवल मंदिर के विषय में लोगों का विश्वास था कि जब तक मंदिर का ध्वज फहराता रहेगा तब तक देवल को कोई हरा नहीं सकता। जिस दिन मंदिर का ध्वज गिर जाएगा देवल का सर्वनाश हो जाएगा। पराक्रमी सम्राट दाहिर की हार का प्रमुख क्या कारण था? पराक्रमी सम्राट दाहिर का हाथी पत्थर बरसाने वाली तोप के चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। राजा दाहिर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की परंतु हाथी रुका नहीं। हाथी नदी में गिर पड़ा। राजा भी नदी में जा गिरे। राजा फिर घोड़े पर सवार होकर फिर से नेतृत्व के लिए आए। तब तक सेना बिखर गई थी। इस कारण सम्राट दाहिर की हार हुई। सूर्या और परिमला कैसे बंदी बनाई गई? जब राजा दाहिर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए तब वहाँ की रानी और दाहिर की वीर कन्याएं सूर्या और परिमला ने कमान संभाल ली। रानी भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। इस दौरान सूर्या और परिमला को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम की सेना की प्रमुख विशेषता क्या थी? मोहम्मद बिन कासिम की सेना की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसकी सेना में 1 लाख पैदल सेना, 6000 घुड़सवार, 3000 ऊँट तथा 5 पत्थर बरसाने वाले तोपखाने थे। वीरबाला सूर्या और परिमला ने देश के अपमान का बदला कैसे लिया? वीरबाला सूर्या और परिमला ने खलीफा से विश्वासघात की शिकायत की, जिसे सुनकर खलीफा क्रोध में आ गया और कासिम को मौत की सज़ा दे दी। इस तरह सूर्या और परिमला ने अपने देश का बदला लिया। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे जो ब्लैक काले रंग का जो शब्द दिखाई दे रहा है वो आंसर है इसका। आप इसको देखकर खाली जगह को भर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। चोलों ने नई राजधानी कहाँ बनाई? चोलों ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई। गंगा नदी का जल कहाँ लाकर डाला गया? गंगा नदी का जल भारत के उत्तर पूर्वी भाग से लाकर चोल गंगम तालाब में डाला गया। राजेंद्र चोल ने उत्तरी पूर्वी भारत में किस राजा को परास्त किया? पाल राजा को परास्त किया। चोल प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था।
क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजेंद्र चोल के पिता का नाम राजा राम था, तो यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है और जो काले रंगों में जो शब्द है वे इसका आंसर है और इसको आप खाली जगह पे भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजेंद्र चोल की कीर्ति ने इस देश का गौरव बढ़ाया, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। राजेंद्र चोल ने दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधा, अंडमान निकोबार तथा संपूर्ण लंका को विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। उन्होंने भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में गंगा को पार कर पाल राजा को परास्त किया। वे 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।